हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, लोकसभा के बारे में, जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। पिछली वीडियो के अंदर हमने ये भी देखा था कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। सो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, जिसमें से सबसे पहला आपका लोकसभा है, सेकंड आपका राज्यसभा है एंड थर्ड आपका होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट के बारे में हमने पहले पढ़ चुका है, प्रीवियस वीडियोस को देखिए, हमने प्रेसिडेंट के बारे में पहले पढ़ चुका है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लोकसभा के बारे में किया। आज हम देखेंगे थर्ड ऑर्गन, दैट इज द राज्यसभा। तो आज हम जो है बेटा राज्यसभा के बारे में देखने वाले हैं। तो अगर हम जब भी हम बेटा राज्यसभा की बात करते हैं, Whenever we are talking about राज्यसभा, तो राज्यसभा के सबसे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि राज्यसभा को हम बेटा और क्या बोलते हैं, राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस। इसे हम अपर हाउस भी बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसको बोला जाता है। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं, राज्यसभा को हम जो है बेटा काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, और राज्यसभा को हम बेटा अपर हाउस भी इसको हम बोलते हैं, राइट। नाउ अगर इसके बाद हम बात करेंगे कि राज्यसभा के अंदर टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, अगर हम राज्यसभा के अंदर टोटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो टोटल स्ट्रेंथ जो राज्यसभा के अंदर है बेटा वो 250 है, राइट। 250 यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ है। अब 250 तो टोटल स्ट्रेंथ है, लेकिन आज के टाइम पे जो यहाँ पे क्या है आपकी व्हाट वी कैन से करंट स्ट्रेंथ, जो यहां पे क्या है बेटा करंट स्ट्रेंथ अभी है वो कितनी है, तो करंट स्ट्रेंथ बेटा आज के टाइम पे 245 करंट स्ट्रेंथ आपको राज्यसभा के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम बात करेंगे कि क्या ये 245 के 45 मेंबर्स, पूरे मेंबर्स क्या इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सो द आंसर विल बी नो। यहां पे सारे के सारे 245 के 245 मेंबर्स यहां पे इलेक्टेड नहीं है, राइट, बल्कि इनमें से इन 245 मेंबर्स में से 12 ऐसे मेंबर्स होते हैं, 12 ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या बेटा यहां पे क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। तो 245 में से अगर हम 245 में से 12 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 233 आ जाएगा। तो 233 एक्सक्यूज मी, तो 233 मेंबर्स जो हैं बेटा वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। बाकी के जो आपके 12 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि 12 मेंबर्स को वहां पे क्या करता है, क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, राइट, नॉमिनेट। अब इन ये जो 12 मेंबर हैं, ये जो 12 मेंबर्स हैं, ये किन किन फील्ड से इनको नॉमिनेट किया जाता है, तो बेटा इन 12 मेंबर्स को किन किन फील्ड से नॉमिनेट किया जाता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, लिटरेचर, आर्ट, ठीक है, आपका लिटरेचर हो गया, आपका यहां पे आर्ट हो गया, ठीक है, आपका यहां पे क्या हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, यहां पे आपका साइंस हो गया, एंड यहां पे आपका सोशल वो सर्विस हो गया, राइट, सोशल वो सर्विस। अब बेटा यहां पे क्या है, जिन लोगों को यहां पे इस चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज है और काफी स्पेशल एक्सपीरियंस है, या वी कैन से इनका बारे में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और काफी स्पेशल नॉलेज है, उन लोगों को जो कि प्रेसिडेंट को ये लगता है कि इन लोगों, इस बंदे के पास या इन लोगों को इसमें से किसी भी एक फील्ड में बड़ी महारत हासिल है, तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, राज्यसभा के एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेट कर सकता है, राइट। तो ये 12 मेंबर्स, 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको राज्यसभा में क्या करता है, नॉमिनेट करता है, राइट। तो ये आपका आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा, राइट। फील्ड आपको बेटा अच्छे से पढ़ना है, फील्ड आपका है लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। इन फील्ड में जिन लोगों को महारत हासिल होती है, जिन लोगों का इसमें स्पेशल नॉलेज होता है, काफी अच्छा नॉलेज होता है और इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, तो इन ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, राज्यसभा के मेंबर के रूप में नॉमिनेट कर सकता है। तो आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, इसके बाद आपका राज्यसभा के अंदर क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो राज्यसभा का जो आपका चेयरमैन होता है, राज्यसभा के का जो आपका
चेयरमैन होता है वो आपका कौन होता है बेटा, वो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। इज इट क्लियर? तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है बेटा वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। अब ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब ये होता है बेटा कि जो बंदा आपका वाइस प्रेसिडेंट बनेगा या बनेगी वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। जैसे पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि लोकसभा का जो आपका हेड होता है, लोकसभा के हेड को हम बोलते हैं स्पीकर। तो स्पीकर को कौन वहां पे इलेक्ट, कौन चूज करता है? तो स्पीकर को लोकसभा के मेंबर्स अपने में से ही उसे वो क्या करते हैं, उसको इलेक्ट करता है या उसे वहां पे अपॉइंट करता है। इसके बाद जो डेप्यूटी स्पीकर होता है उसको भी लोकसभा के मेंबर्स अपने आपस में क्या करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं। लेकिन ऐसा आपका राज्यसभा के चेयरमैन के उस पर नहीं होता है। जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो कि राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा उसका एज अ चेयरमैन इलेक्शन नहीं होता है, उसका अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन नहीं होता है, बल्कि उस बंदे का इलेक्शन होता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो जो बंदा आपका वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। तो बेटा ये आपको यहां पे अच्छे से पढ़ना है। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल, कि जब आपका वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पीरियड में कौन एज अ चेयरमैन वहां पे काम करता है? तो बेटा वहां पे डेप्यूटी चेयरमैन काम करता है। इज इट क्लियर? तो जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल, देन व्हाट विल हैपन कि जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो एज अ वहां पे चेयरमैन काम करता है। भाई चेयरमैन की गद्दी पर बैठकर है ना, आपने देखा होगा, तो वहां पे काम करेगा। अच्छा, अब यहां पे एक और बात इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पे आपके पास कि जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है इसका अपॉइंटमेंट यहां पे कैसा होता है? तो बेटा डेप्यूटी चेयरमैन का भी अपॉइंटमेंट वैसे ही होता है जैसे कि लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का होता है, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को लोकसभा के मेंबर अपने में से ही क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो वैसे ही डेप्यूटी जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, इसका अपॉइंटमेंट भी कैसे होता है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने आपस में ही किसको अपॉइंट करते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। लेकिन जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, क्या उसको राज्यसभा के मेंबर्स अपने में से अपॉइंट करते हैं? तो द आंसर इज नो, नहीं। वो मेंबर, वो बंदा जो कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, वो बंदा जो कि वाइस प्रेसिडेंट आपका अपॉइंट होता है, वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। तो आई होप बेटा यहां तक सबको समझ में आया होगा कि ये कैसे कैसे आपका इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा जो आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा का अगर हम एलिजिबिलिटी की यहां पे बात कर लेते हैं, है ना, सेम चीजें जो हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था, दैट ही और शी शुड हैव शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उस बंदे को भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो आपका लोकसभा का मेंबर बन सकता है। तो सेम चीजें आपकी यहाँ पे भी हैं कि वो बंदा जो कि भारत का सिटीजन हो वो लोकसभा का राज्यसभा का मेंबर बन सकता है ना, इस टाइप से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितनी एज चाहिए होती है, ठीक है ना। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितनी एज चाहिए होती है? तो मैंने आपको बताया था 25 साल, 25 ईयर्स। तो एटलीस्ट 25 ईयर्स इज रिक्वायर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट राज्यसभा, तो व्हाट इज द एज टू बी टू गेट इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट होने में कितनी एज, कम से कम कितनी एज चाहिए होती है? तो बेटा 30 ईयर्स। तो इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है कि राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट होने के लिए एक बंदे को, एक पर्सन को कितना एज का होना चाहिए, कितना एज उसको अटेन कर देना चाहिए? तो बेटा 30 ईयर्स यहां पे हो जाना चाहिए। 3 एज मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले 30 ईयर्स, तो राज्यसभा का मेंबर अगर किसी को बनना है तो उसे कम से कम कितने साल पूरे करने पड़ेंगे? 30 ईयर्स पूरे करने पड़ेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया पीएम या लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितनी एज को पूरा करना पड़ेगा? 25 ईयर्स की एज को पूरा करना पड़ेगा। तीसरा मैंने आपको बताया है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स किसके लिए होता है? ये आपका मेनली जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं,
तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन फाइट करने के लिए एक बंदे को, एक पर्सन को एटलीस्ट कितने साल का होना पड़ेगा या कितने साल को पार करना पड़ेगा? 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स अगर कोई बंदा पार कर देता है, वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को फाइट कर सकता है। तो आई होप ये पोर्शन बेटा सबको समझ में यहां तक आ गया होगा। इसके बाद हम इसमें आगे बात करते हैं। ओके, नाउ सी, अगर हम यहां पे इलेक्शन की बात करते हैं कि जो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है, इनका इलेक्शन कैसे होता है? तो बेटा राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा, इस सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रेशो। सेम चीज जो हमने वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का सिस्टम पढ़ा था इलेक्शन का, वही सिस्टम है आपका इसमें भी। इलेक्शन कौन करता है? इसमें आपका प्रोपोर्शनल, ठीक, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रेशो, proportional representation ratio by means of single transferable vote, single transferable vote। ये ऐसा सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रेशियो बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मैंने आपको समझाया हुआ है जब हमने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर किया है। सो अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं, सो प्लीज गो एंड चेक दोज वीडियोस फर्स्ट। ओके, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रेशियो बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से क्या होता है कि राज्यसभा जो होता है कि मेंबर जो होते हैं उनका इलेक्शंस होते हैं। और ये इलेक्शंस कौन करता है? राइट, ये लोकसभा के इलेक्शंस नहीं होते हैं कि हमने सीधे से जाकर के हमने वोट दे दिया, नहीं। राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होते हैं बेटा, वो भी इनडायरेक्ट होता है। राइट, जैसे प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, वैसे राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है। राइट, इनडायरेक्ट होने का मतलब ये है जो स्टेट की आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ठीक है, स्टेट की जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, असेंबली, सारे स्टेट्स की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो क्या करती हैं? वो अपने आपस में ही लोगों को इलेक्ट करती हैं टू या फॉर राज्यसभा। वो अपने, अब जैसे आप मान के चल लीजिए आपका क्या है, महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के अंदर की जो वहां की जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, विधानसभा होगी, वहां के मेंबर्स अपने में से ही क्या करेंगे, कुछ लोगों को इलेक्ट करेंगे और कहां भेज देंगे? राज्यसभा में भेज देंगे। क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा हाउस है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करता है? वो पीपल, हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है, एक एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रेशियो बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, इस सिस्टम से राज्यसभा का आपका इलेक्शन होता है। और ये कौन करता है बेटा? आपका स्टेट की जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं या स्टेट की जो हमारी विधानसभाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? इस टाइप से इनका इलेक्शन करती हैं। आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आ गया होगा। आपने यहाँ पे इनकी स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, आई होप। इसको यहां से मिटा देते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी इसके बाद हम बात करेंगे बेटा कि जो राज्यसभा के जो आपके मेंबर्स होते हैं उनको, देखिए राज्यसभा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा आपका क्या होता है बेटा? परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट हाउस को होने का मतलब यह है कि राज्यसभा कभी भी क्या नहीं होता है, आपका डिसॉल्व नहीं होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा को तो डिसॉल्व कर सकते हैं, किसके एडवाइस पे? पीएम के एडवाइस पे। लेकिन राज्यसभा को क्या नहीं कर सकते हैं? डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिकॉज राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। अब ये परमानेंट हाउस होने का मतलब क्या है? परमानेंट हाउस होने का मतलब ये है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स का जो आपका टेन्योर होता है, राज्यसभा के लोगों का, राज्यसभा के मेंबर्स का जो आपका टेन्योर होता है, वो बेटा कितना होता है? वो होता है 6 ईयर्स। कितना होता है? 6 ईयर्स होता है। जैसे हमने लोकसभा में देखा था, हमने लोकसभा में देखा था कि लोकसभा के मेंबर्स का जो टेन्योर होता है, टर्म होता है, वो कितना होता है? वो आपका 5 ईयर्स होता है। लेकिन राज्यसभा के लोगों को और राज्यसभा के मेंबर्स का जो टर्म होता है वो कितना होता है बेटा? वो 6 ईयर्स होता है। लेकिन जैसे लोकसभा में
सारे मेंबर्स लोकसभा में एक साथ इलेक्ट होकर के आते हैं और एक साथ सारे लोगों का 5 साल पूरा होता है तो वो एक साथ बाहर जाता है। फिर पूरी लोकसभा, न्यू लोकसभा आती है 5 साल बाद। तो मतलब 5 साल बाद लोकसभा के जो मेंबर्स आप जिनको 5 साल वहां पे हो चुके हैं, तो 5 साल बाद उन सबको बाहर जाना पड़ेगा, मतलब लोकसभा आपकी खाली हो जाती है। तो मतलब लोकसभा आपका क्या हो गया बेटा, डिसॉल्व हो चुकी है। अब जो न्यू इलेक्शंस हुए हैं तो न्यू इलेक्शंस में लोकसभा में न्यू लोग आएंगे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे ये होता है कि भले यहां पे हर बंदे का जो टेन्योर होता है, टर्म होता है, कार्यकाल होता है, वो 6 इयर्स होता है, लेकिन हर 2 साल बाद, लेकिन एवरी 2 इयर्स, हर 2 साल बाद क्या होता है, एवरी 2 इयर्स बाद क्या होता है, राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो होते हैं वो बेटा आपके रिटायर होते रहते हैं। ठीक है ना, कि राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स हर 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है वो सारे मेंबर्स का, कितने मेंबर्स हैं आज के टाइम पे, मैंने आपको बताया था 245 मेंबर्स है। तो इसका मतलब ये है कि 245 के इन सारे मेंबर्स का इलेक्शन एक साथ नहीं होता है, राइट। इन सारे मेंबर्स का इलेक्शन एक साथ नहीं होता है। इन 245 में से अगर आप इसका 1/3, अगर आप 245 में से इसका 1/3 कर दीजिए तो इतने मेंबर्स आपके रिटायर हो जाते हैं। मतलब उन लोगों ने अपने 6 साल पूरे कंप्लीट कर लिए होते हैं। फिर उन सीटों के लिए आपका न्यू इलेक्शंस होते हैं। लेकिन पहले के जो बाकी लोग तो है बचे हुए हैं, ठीक है ना, बाकी लोग आपके बचे हुए हैं। अब बाकी लोग जो बचे हुए हैं, अब कुछ टाइम बाद इनका रिटायरमेंट होगा, राइट। फिर न्यू इलेक्शंस होकर के उनकी सीट बढ़ी जाएगी। फिर जो पहले वाले लोग आए हैं फिर अब उनका रिटायरमेंट होगा। तो इस टाइप से आपका हर 2 साल बाद 1/3 लोग, 1/3 मेंबर्स राज्यसभा के क्या होते रहते हैं बेटा, रिटायर होते रहते हैं एवरी 2 इयर्स। लेकिन हर एक मेंबर का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, वो बेटा 6 इयर्स ही होता है। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल, आपने बिल के बारे में सुना है। बिल जो होता है, बिल क्या होता है कि जब भी हम कोई लॉ बना रहे हैं, मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट जो है, जब हमारी पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो उसके लिए बिल लाना जरूरी है। पहले बिल आता है, जब बिल पास होता है तब जाकर के वो प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तब जाकर के वो बिल क्या बनता है, आपका लॉ बनता है। तो जब देखिए बिल जो होता है बेटा, बिल आपके मेनली 4 टाइप्स के बिल होते हैं। मेनली आपका मनी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है, और एक बेटा आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, राइट। देखिए एक आपका होता है ऑर्डिनरी बिल और एक आपका होता है कौन सा, मनी बिल। एक आपका होता है ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल, और एक आपका होता है बेटा ये मनी बिल। तो बेटा मनी बिल क्या होता है, ऐसे बिल, मनी बिल क्या होता है, ऐसे बिल जो कि किससे रिलेटेड होते हैं बेटा, पैसों से रिलेटेड होता है, मनी से रिलेटेड होता है, उन बिल को हम बोलते हैं बेटा मनी बिल। जैसे बजट, तो बजट आपका पैसों से रिलेटेड बिल होता है, उन बिल्स को हम बोलते हैं बेटा मनी बिल। लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल का मतलब होता है जो आपके पैसों से रिलेटेड बिल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पता है कि इंडिया के अंदर वीमेन के अगेंस्ट कितने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, तो पार्लियामेंट ने मान के चल लीजिए एक बिल ऐसा वहां पे प्रपोज कर दिया है कि, और उस बिल का नाम रख दिया है वीमेन प्रोटेक्शन बिल, ठीक है। तो वीमेन आपका प्रोटेक्शन बिल आ गया। तो वीमेन प्रोटेक्शन बिल मनी से कोई रिलेटेड नहीं है, तो उस बिल को किस कैटेगरी में रखेंगे, वो बिल आपका ऑर्डिनरी बिल होता है। ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या होता है, इस ऑर्डिनरी बिल को हम किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपका चाहे लोकसभा में आए, चाहे ये आपका राज्यसभा में आए, तो ऑर्डिनरी बिल आपका किसी भी हाउस में आ सकता है, याद रखना। लेकिन मनी बिल जो होता है बेटा, जो कि पैसों से रिलेटेड बिल होता है, ये केवल और केवल कहां पर इंट्रोड्यूस हो सकता है, केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। मनी बिल कैन नेवर बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, ये राज्यसभा के अंदर कभी भी क्या नहीं हो सकता है, इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। बिल पास होने का क्या आपका मेथड है, क्या आपका तरीका है, एक हाउस से पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस बिल में अपने सिग्नेचर करेगा। जैसे बिल में सिग्नेचर होता है तो वो बिल क्या बन जाएगा, आपका लॉ बन जाएगा।
लेकिन मनी बिल के केस में क्या होता है, मनी बिल के केस में बेटा पूरी पावर जो होती है वो लोकसभा के हाथ में होती है। मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, यहीं पर आता है। लोकसभा से पास होने के बाद मनी बिल भले ही राज्यसभा के पास जाएगा, लेकिन याद रखना राज्यसभा कैन नॉट डिले या इट कैन डिले, ये उस मनी बिल को केवल कैन डिले मनी बिल ओनली फॉर 14 डेज, 2 हफ्ते, 2 वीक से ज्यादा, 14 दिन से ज्यादा उस मनी बिल को राज्यसभा क्या नहीं कर सकता बेटा, वो उसको रोक नहीं सकता अपने पास, उसको डिले नहीं कर सकता। जैसे ही 14 दिन से 1 दिन ऊपर हुआ, उस बिल को अपने आप राज्यसभा से पास माना जाएगा। ठीक है ना, ये सॉरी ये आपका इसमें आएगा, ये आपका इसमें आएगा, ठीक है, मनी बिल में आएगा। तो मनी बिल को जो आपका राज्यसभा है वो केवल 14 डेज के लिए क्या कर सकता है, या 2 हफ्ते के लिए, 2 वीक्स के लिए यहां पे क्या कर सकता है, उसको डिले कर सकता है। ठीक है, तो ये आई होप यहां तक बेटा सबको समझ में आया होगा। तो आज हमने पार्लियामेंट का दूसरा हाउस के बारे में पढ़ा, राज्यसभा के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने लोकसभा को हमने कंप्लीट कर दिया था, प्रेसिडेंट को भी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, राइट। तो मिलते हैं बेटा न्यू वीडियो के साथ, ओके, एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।